Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter first, Constitution. Today's our topic is how make Indian Constitution. यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया गया था, उनके उसके लिए जो असेंबली थी उसके इलेक्शंस वगैरह कैसे करवाए थे, उसके जो सेशन हुए थे वो कैसे हुए थे, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया। नॉर्मली आप बुक्स में पढ़ते हो, अब तक आपने 10th तक किया होगा, आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है तो आप जाहिर सी बात है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे, फादर कहे जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं के द्वारा बनाया गया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, इसलिए उनका नाम सबसे अपर मोस्ट और आदर से लिया जाता है। लेकिन अगर ये कहेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके द्वारा गया है तो वो कंप्लीटली मेकिंग किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किया गया। इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पहले क्या था। 1920 में आपने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में सुना होगा, असहयोग आंदोलन था, वो महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस ने मिलकर के चलाया था। अब वो 1922 में जब वापस ले लिया जाता है तो कांग्रेस के कुछ नेता क्या है, महात्मा गांधी से खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो जब वो नाराज़ होते हैं तो वो अपने लिए पार्टी में रह कर, मतलब कांग्रेस पार्टी में भी थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, एक साथ में नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो वो जो पार्टी है वो डिमांड रखती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। वो कहती है कि इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको कौन बनाएगा, इंडिया के इलेक्टेड मतलब चुने हुए लोग, इलेक्टेड मतलब लोग इलेक्ट करेंगे उन मेंबर्स को, वो मेंबर्स बनाएंगे। इस तरह का इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये किया जाना गया। इसके लिए क्या, अंग्रेज़ों ने एक वाइट पेपर जारी किया था, मतलब वाइट पेपर किया था जिससे भी वो सहमत नहीं हुए थे, उससे कांग्रेस पार्टी ने भी क्या है, मानने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या, 1936 के अंदर, 39 के अंदर कांग्रेस के द्वारा बार बार डिमांड की गई कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। अब 1939 में आपने सुना होगा, 1939 के अंदर क्या हो जाता है, 1939 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है तो जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड के ऊपर, या ब्रिटेन के साथ में आप कह सकते हो, उनके ऊपर अटैक करता है। तो इंग्लैंड क्या है, अपने जो भी कॉमनवेल्थ उनके स्टेट थे, यानी जो भी उनके कॉलोनीज बने हुए थे, उन सभी को अपनी तरफ से बोल देता है कि आप भी युद्ध में पार्टिसिपेट कीजिए। तो जब कांग्रेस इसके लिए मना करती है तो ये कहा जाता है कि अगर इंडिया इस वर्ल्ड वॉर सेकंड आ गए, फर्स्ट वॉर सेकंड में क्या है, ब्रिटिश की तरफ से, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, तो हम क्या है, इस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, या तो इसको फ्रीडम दे देंगे, नहीं तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो इंडिया की तरफ से इसमें हेल्प भी होती है, पंडित महात्मा गांधी के द्वारा भी हेल्प के लिए ऐलान किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो 1942 में क्या है, आप देखते हो क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलता है। उस मूवमेंट के बाद साथ में ही पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी, पाकिस्तान के लिए बार बार डिमांड कर रही थी, उनके लिए अलग से पाकिस्तान बनना चाहिए। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह है ज़्यादा चल जाता है। तो इससे भी क्या है, अब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनाई गई थी, सिर्फ डिमांड जारी थी। तो काफ़ी जगह क्या है, बाइकआउट किया जा रहा था ब्रिटिश वगैरह को। तो साथ ही क्या है, 1946 के अंदर क्या है, इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन होते हैं, 45-46 के अंदर। तो वहाँ जो गवर्नमेंट बनती है, कंजर्वेटिव पार्टी को छोड़ करके वहाँ लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जो क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़्यादा मानती है। तो वो गवर्नमेंट जैसे ही बनती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एटली। तो एटली आते ही कहते हैं कि 48 तक इंडिया को क्या कर दिया जाएगा, फ्रीडम दे दी जाएगी। तो इसलिए क्या है, वो 46 में, इससे पहले क्रिप्स मिशन भी क्या है, उस पार्टी के द्वारा भेजा जाता है, जिससे आपके सिलेबस में नहीं है। तो 1946 में गवर्नमेंट के आते ही उनके द्वारा फैब के अंदर एक मिशन इंडिया के अंदर भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। प्लान नहीं है इसमें, सिर्फ कैबिनेट मिशन, प्लान तो आगे बनेगी। कैबिनेट मिशन इंडिया भेजते हैं, वो इंडिया के अंदर ऑब्जर्वेशन करता है इलेक्शन वगैरह के लिए और अपनी रिपोर्ट पेश करता है। उसके द्वारा क्या है, जो रिपोर्ट पेश करके जो ढांचा तैयार किया गया, स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि किस तरह से इलेक्शन हो सकते हैं, तो उसको कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है। ये प्लान क्या है, जून जुलाई 1946 के अंदर इंडिया के अंदर क्या करवाती है, इलेक्शंस करवाती है। अब ये जो इलेक्शन करवाती है तो निर्धारित करती है, पहले बातें
पहले क्या है, पूरे इंडिया के अंदर ये सीट डिसाइड करती है कि कितनी सीट्स होनी चाहिए, यानी कितने मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्ट होकर के, टोटल मेंबर कितने आएंगे, तो वो 389 बताए जाते हैं। अब वो 389 ऐसे नहीं है, 389 के लिए मेंबर के लिए ढांचा अलग अलग तैयार किया जाता है। उसमें से कहा जाता है कि जिस स्टेट के ऊपर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का क्या है, रूल रेगुलेशन चलता है, यानी ऐसे स्टेट जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करती है, कंप्लीटली रूलिंग करती है, 292 मेंबर वहाँ से इलेक्ट होकर के आएंगे। 292 यानी इलेक्शन इन्हीं का करवाना है, सिर्फ इलेक्शन किनका करवाना है, इन्हीं का। 4 मेंबर क्या है, चीफ कमिश्नरी से आएंगे। चीफ कमिश्नरी थी जो बड़े सिटीज़ से, दिल्ली का है, चेन्नई का है, इसके अलावा कोलकाता है, मुंबई का है। जो हमारी चीफ कमिश्नरी आज के टाइम में भी मेन सिटी उन्हीं में आती है, तो इन चीफ कमिश्नरी से 4 मेंबर आएंगे। इसके अलावा 93 मेंबर क्या है, प्रिंसली स्टेट से कहेंगे, जो ऐसे स्टेट जिनके मतलब आउटर जितने भी मामले वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, लेकिन इनर जो रूल रेगुलेशन या एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते थे वहाँ के कोई राजा वगैरह संभालता था। तो उन प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर इलेक्ट होकर के, इलेक्ट नहीं, भेजे जाएंगे। इलेक्ट तो इनको ही करना है, सिर्फ वो अपनी मर्जी से किसी को भी भेज सकते हैं। अब इनका तो इलेक्शन करवाना ही नहीं है 47 का, बच के 200 क्या है, 92। तो 92 को क्या करवाना है, यहाँ पर इलेक्शन करवाया जाएगा। इसके लिए क्या है, डिसाइड किया गया था कि जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 210 मेंबर क्या होंगे, इलेक्ट होंगे। अभी जैसे कल ऑनलाइन क्लासेस में पूछा भी गया था कि मुस्लिम कैंडिडेट कितने होंगे। जनरल के अंदर मुस्लिम और सिख को छोड़ करके इंडिया में जितने भी, चाहे जैन हो, बौद्धिस्ट हो या कोई भी हो, उन सभी को जनरल कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया गया, हिंदू वगैरह। तो कहा गया कि 292 में से 210 किसके आएंगे, जनरल कैटेगरी के आएंगे। 78 जो मेंबर है वो क्या है, मुस्लिम्स होंगे, यानी मुसलमान जो होंगे वो सिर्फ 78 इलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताया गया था। और 4 क्या होंगे, सिख होंगे। यानी इस तरह से क्या है, डिसाइड किए गए थे 292 मेंबर। तो अब ये इलेक्शन करवा दिए गए। अब ये जो इलेक्शन करवाए गए, तो इनके इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या है, 199 + 11, वैसे 210 के आसपास है, लेकिन उनकी खुद की अकेले की 199 क्या थी, सीट्स उनको मिली, यानी 292 में से 199 अगर अकेले की माने। इसके अलावा इन्हें जो 11 थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग को ओनली 73 सीट्स मिलती है। सिख को क्या है, 4 की 4 मिलती है। बाकी अदर्स को जो छोटी मोटी और पार्टियां थी उनको भी क्या है, सीटें मिल जाती है। तो इस तरह से क्या ये डिसाइड हो। अब कांग्रेस मेजोरिटी के अंदर नहीं अकेली थी, तो मुस्लिम लीग क्या है, अगर हम अपोजिशन की बात करें तो मुस्लिम लीग उस टाइम अपोजिशन होना चाहिए था, तो मुस्लिम लीग के पास कोई ज़्यादा सीटें नहीं थी, वो अपोजिशन में तो जा सकता था, लेकिन उसके पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो मेजोरिटी को रोक सके कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए उसने क्या है, बायकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी क्या है, फर्स्ट समिट 9 दिसंबर 1946 को क्या है, पहली मीटिंग करवा दी गई, जिसमें सचिनानंद सिन्हा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सचिनानंद सिन्हा को क्या है, एक दिन के लिए पहली जो मीटिंग थी उसके में जो सबसे एज्ड पर्सन थे उनको क्या है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। लेकिन जो सेकेंड मीटिंग होती है 13 दिसंबर को ही, उसके कुछ ही दिन बाद, अगले दिन 2 दिन बाद, तो उसके अंदर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, परमानेंट, ये परमानेंट नहीं थे सचिनानंद सिन्हा, परमानेंट, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करती रहेगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। साथ ही इसके अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव भी दिया गया, जिसके अंदर कहा गया कि हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो ऐसा होगा कि वो डेमोक्रेटिक होगा, उसमें सोशलिज्म का इफेक्ट होगा, लिबर्टी लोगों को मिलेगी, राइट लिबर्टी, यानी ये सारी बातें पहले ही कहेगी कि ऐसा होना चाहिए। एक तरह से हाइपोथेसिस परिकल्पना कर दी गई। अब उसके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाने थे सिर्फ। तो ये बात किसके द्वारा रखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी 13 दिसंबर 1946 को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये क्या है, मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और पहली मीटिंग होती है। अब साथ में क्या करती है, बायकॉट कर रही थी मुस्लिम लीग कि हमें क्या असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और वो कर भी नहीं रही थी पार्टिसिपेट। तो इसके साथ ही क्या है, 14 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है 2 पार्ट में। 14 को पाकिस्तान बन जाता है और 15 को इंडिया बनता है। अब जैसे ही पाकिस्तान बनेगा, यानी पाकिस्तान का जो पार्ट है आप देखते हो थोड़ा सा ईस्ट की साइड है और कुछ वेस्ट की साइड है, यानी 2 पार्ट थे। आज का यहाँ पर बांग्लादेश बना हुआ है। तो
उन पार्ट में टोटल जो मेंबर थे 90 मेंबर 389 में से कहाँ जाने थे, उस पाकिस्तान में जाने थे पार्टीशन वाले में। यानी कि अब टोटल मेंबर जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बचेंगे वो 299 थे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 299 सारे कांग्रेस के रहेंगे। अब जिस इलाके से जीत करके आए थे, जैसे कि मुस्लिम लीग के जो 73 मेंबर इलेक्ट होकर के आए थे, उसमें से 29 मेंबर उस एरिया से आ रहे थे जो एरिया किसके पार्ट में था, अब इंडिया के हिस्से में आ रहा था। तो इसलिए ये भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया। तो इसके बाद क्या है, काफ़ी मेंबर को चॉइस दे दी गई थी कि पाकिस्तान के साथ जो जाना चाहता है वो पाकिस्तान में और वो इनके साथ था। तो कहने का मतलब है कि 299, लेकिन कुछ मेंबर और इलेक्ट किए गए। कहा जाता है कि 26 जैन 1950 को जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तो उसमें 308 मेंबर थे, यानी 308 मेंबर साइन कर सकते थे, इतने मेंबर उसके मेंबर माने जाते थे, यानी कुछ और इलेक्ट होकर के उस एरिया से आए थे। तो इस तरह से क्या है, ये मीटिंग चली। तो ये मीटिंग्स वगैरह बैठके वगैरह 26 नवंबर 1949 तक चली, जिसके अंदर क्या है साइन किए गए। जब हमारा अडोप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 284 मेंबर ने क्या किए थे, साइन किए थे। और इस तरह से यहाँ से लेकर के फर्स्ट सिमिट से लेकर के 26 नवंबर तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज के आसपास क्या है लगते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, टाइम पीरियड बताया गया है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। अब क्या है, ये बनता है तो इसमें जब तक टोटल जो मीटिंग होती है 166 डे के आसपास 166 जो बैठकें होती है वो इनकी बैठकें मानी जाती है। 166 मीटिंग्स इनकी होती है एक क्वेश्चन में। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट कैसे किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अडोप्टेशन की बात है। तो पार्टीशन के बाद क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उसके अंदर क्या है, थोड़ा मतलब उन्होंने स्पीडली क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था। और मेन क्या है 48 के अंदर रिपोर्ट दे दी गई थी। उसके अंदर एक कमेटी थी जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, डीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयर जो पर्सन थे, चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसी का मेन रोल माना जाता है। इसने एक पूरा का पूरा ढांचा तैयार कर दिया, एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और वो कहाँ पर 27 फरवरी 1948 को उसकी रिपोर्ट कहाँ सौंप दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दे दी गई। अब इसके ऊपर मीटिंग्स वगैरह हुई, काफ़ी डिसाइड हुआ, डिबेट्स वगैरह हुई। और कहा जाता है कि जो ये रिपोर्ट दी गई थी उसमें 2476 के आसपास अमेंडमेंट भी किए गए, इतने संशोधन कर दिए गए, फेरबदल किए गए इसके अंदर। तो इस तरह से ये रिपोर्ट चलती रही, डिसीजन होते रहे। और ये कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949, ये पहले भी बताया 26 1949 को सब ने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था और उसके ऊपर साइन कर दिए गए। और इसी के अंदर क्या कहा गया कि अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीबल है उसमें लास्ट लाइन में आप देखना लिखा हुआ भी है कि हम जो अडॉप्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन को वो 26 नवंबर 1949 को करें। अब 2649 को अडॉप्ट तो कर लिया गया, लेकिन इसको क्या है हमारे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 26 जैन 1950 को। अब 26 जैन 1950 को क्यों किया गया, क्योंकि 26 जैन को हम क्या करते आ रहे थे 1930 से ही, 1930 से ही हम क्या करते आ रहे थे, सेलिब्रेट करते आ रहे थे। क्यों, क्योंकि जब 29 के अंदर लाहौर का जो सेशन हुआ था उस सेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस समय कांग्रेस के। तो उन्होंने क्या है 26 जैन को क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंस डे बना दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 1930 से सेलिब्रेट करते रहेंगे 26 जैन को एज ए इंडिपेंडेंस डे। लेकिन अब इंडिपेंडेंस डे क्या बन चुका था, 15 अगस्त बन चुका था। तो इसलिए 26 जैन की इंपॉर्टेंस रखना क्या था, ज़रूरी था। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है 26 जैन 1950 को पास हुआ। लेकिन उससे पहले एक फाइनल सेशन होता है, ये पूछा जाता है कि फाइनल सेशन हुआ था 24 जैन 1950 को क्या है अंतिम अधिवेशन यानी फाइनल सेशन किया गया। इस सेशन के ऊपर भी क्या है 284 ने क्या है सिग्नेचर किए थे। और उसके अंदर क्या है क्या क्या किया गया, एक तो क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इंडिया का, पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट, क्योंकि पहला प्राइम मिनिस्टर और पहला जो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट नहीं हुए थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था। तो उन्होंने क्या है इनको क्या कर दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा जो फ्लैग है उसको क्या गया, इसकी 2 कॉपीज़ निकाली गई, एक हिंदी के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफ रखी गई और 26 जन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इम्प्लीमेंट पूरे इंडिया के अंदर कर दिया गया। और तभी से हम कह सकते हैं कि 26 जन 1950 को ही हम कंप्लीटली हमें फ्रीडम मिली है, क्योंकि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया रूल रेगुलेशन था IGC, उस एक्ट 1935, उसी के अकॉर्डिंग क्या है इंडियन गवर्नमेंट चल रही थी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।